रानीगंज गांव का बलदेव एक छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग 2 एकड़ की खेती है। अनाज की पूर्ति उसे अपने खेतों से हो जाती है और रोजमर्रा की जरूरतों को रोजी मजदूरी कर पूरी करता है। किराए का घर बलदेव अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पिता ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया और उसका पालन पोषण माँ के भरोसे हुआ। दूर दूर तक स्कूल नहीं होने के कारण उस समय गांव का माहौल भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाई लिखाई के प्रति लोगों का रुझान हो। बलदेव के बचपन के समय कोई 2-4 कक्षा पढ़ लिए तो बहुत हो जाता था। माँ बार बार बलदेव को समझाती कि देख बेटा, हमारे भाग में रोजी मजूरी का कमाना लिखा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। तूने गांव के स्कूल में जितना ज़रूरत था उतना पढ़ लिख लिया, अब आगे मेरे साथ हाथ बटा। बलदेव को माँ समझाती, बेटा लोगों के पास सब कुछ रहता है पर चैन से रहने के लिए, छाया के लिए खुद का छत नहीं रहता। ऐसा लोग तो खुशी कम और दुखी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से चैन से छाया में रहने के लिए छत हमारे पास है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बाकी हमारे पास हिम्मत और हाथ पैर सलामत है तो मानो सब कुछ है। मेहनत मजदूरी करते कैसे भी करके 2 जून की रोटी तो कमा ही लेंगे, इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। बलदेव भी अब अपनी माँ द्वारा मिली हिम्मत को आशीर्वाद मानकर माँ की हाँ में हाँ मिलाकर उसके कामों में हाथ बटाने लगा। देखते देखते समय बीतता गया और बलदेव बड़ा हो गया। माँ की उम्र अधिक होने के कारण बीमार भी रहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि अब बेटे की शादी कर दूं। कुछ दिनों बाद माँ की इच्छा अनुसार बलदेव की शादी पास ही के गांव में रुक्मणी से हुई। विवाह के बाद बलदेव की पत्नी रुक्मणी भी घर और बाहर के कामों में बराबर हाथ बटाती। कुछ समय बाद बलदेव के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसने अपने बेटे का नाम किशोर रखा। इस समय तक चारों तरफ लोगों के रहन सहन खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया था। गांव हो या शहर, लड़का हो या लड़की, माता पिता दोनों को बराबर मानकर पढ़ाने में ध्यान देने लगे थे। हर कोई बलदेव को भी यही कहते, तुम तो पढ़ लिख नहीं सके, अब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। बलदेव और रुक्मणी ने भी सोचा कि हम लोग तो पढ़ लिख नहीं सके, कम से कम बच्चों को पढ़ाकर अपना फर्ज पूरा कर ले। वैसे भी रुक्मणी का मायका शहर से लगा होने के कारण बलदेव से ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण पढ़ाई के महत्व को समझती थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसका एक बेटा है, उसे अच्छे से पढ़ा लिखा ले। जैसे ही किशोर स्कूल जाने लायक हुआ, बलदेव के दूसरे लड़के का जन्म हुआ। उसने उसका नाम मनोज रखा। बलदेव और रुक्मणी अब रात दिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ध्यान देने लगे। बच्चे भी पिता बलदेव और माता रुक्मणी की बातों को ध्यान से सुनते और अमल भी करते। किशोर और मनोज भी दोस्तों की संगत से दूर अपने काम से काम रखते, थोड़ा बहुत घर के बाहर खेल लेते और फिर घर में माँ के कामों में हाथ बटाकर पढ़ाई करने लगते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे वैसे वैसे उनकी समझदारी बड़ों जैसी होती जा रही थी। स्कूली शिक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद शहर के कॉलेज में दोनों को दाखिला मिला। निर्धन होने के कारण शासन से दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। दोनों बच्चों ने कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे अंकों के साथ पूरी कर ली। बच्चों की काबिलियत को देखकर माँ बाप खुश रहते थे। पढ़ाई पूरी होते ही शहर के अच्छे और बड़ी कंपनियों में दोनों बेटे की नौकरी 2 साल के अंतराल में लग गई।
माता पिता बच्चों के साथ रहने लगे थे। माता पिता चाहते थे कि अब गांव के कच्चे छोटे मकान को तोड़कर बड़ा मकान बना लें और बड़े बेटे की शादी कर अच्छी सी पढ़ी लिखी बहू घर ले आएं। बच्चों ने इस बात पर कहा कि हम लोग गांव से कोसों दूर शहर में रहने लगे हैं। किशोर कहीं और तो मनोज और कहीं माँ और बाबूजी हम लोग के साथ रह रहे हैं। आखिर मकान किसके लिए बनवाएंगे और बना लिए तो कौन रहेगा, मकान का कौन उपयोग करेगा। बिना देखरेख के कितना भी अच्छा मकान हो, खंडहर होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे अनेक सवाल जवाब के बीच सहमति बनी। जब गांव में हमें मकान की ज़रूरत होगी कभी भी बना लेंगे, अभी तो हमें इसकी आवश्यकता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इस तरह विचार मंथन के बाद केवल शादी के लिए सहमति बनी। किशोर का विवाह अच्छे घराने से तय होने के बाद गांव के मनोरंजन भवन में धूमधाम से शादी की रस्म पूरी हुई। बलदेव के चचेरे भाई ने गांव में विवाह की सारी जिम्मेदारी अच्छे से की थी। कुछ वर्षों बाद मनोज का भी विवाह हो गया। नियति ऐसी बनी कि नौकरी के दौरान रुक्मणी के दोनों बेटों का तबादला 2-3 वर्षों में होना तय रहता था। इसके साथ ही आए दिनों कंपनी के काम से दौरे पर ही रहना होता था। इसका परिणाम यह हो रहा था कि दोनों बेटों का किसी भी स्थान पर अस्थायी ठिकाना नौकरी के दौरान होना असंभव सा लग रहा था। दोनों बहुएं समझदार थी। वह चाहती थी कि उनके सास ससुर भी साथ रहें। वह अपने सास ससुर का माता पिता के समान ही आदर सत्कार करती थी और चाहती थी कि उन्हें दूर दूर तक गांव की याद न सताए। सास ससुर भी बहुओं को बेटी जैसे सम्मान देते थे। इस तरह सुखपूर्वक सबका जीवन कटने लगा और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। किशोर और मनोज का तबादला होने के बाद जहां भी जाते अच्छा सा कमरा देखकर किराए पर लेना उनकी मजबूरी रहती थी। वह चाहते तो थे कि कहीं अच्छी सी जगह देखकर मकान बना लें या मकान खरीद लें, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किशोर और मनोज तबादला होने के बाद दूसरे शहर के जिस मकान को किराए पर लेते, उस मकान मालिक का व्यवहार भी घर के सदस्यों जैसा होता। घर को छोड़ते समय मालिकों की आंखें नम हो जाती और वह मन से उन्हें विदा करते। अपनी छाया में माता पिता ने बच्चों को जो संस्कार दिए उन्हें बच्चे भूल नहीं पाए। इस कारण परिवार के सभी सदस्य घर खाली करते समय वहां धरती को प्रणाम कर बाहर निकलते और कहते, हे धरती माता, अपने इस गर्भ में हमें इतने दिनों तक बिना किसी तकलीफ के रहने दिया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे पालने में कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तेरे आंचल में यहाँ जितने भी दिन रहें उसके लिए हम आपके आभारी हैं। माता पिता भी कभी कभी सोचते, इससे तो अच्छा था कि हम अपने गांव के छोटे से केवलू के मकान में खुश रहते थे। हमें कोई यह तो नहीं कहता था। फिर भी अब कौन मकान खाली करने को कह दे, कब कौन मकान के अंदर हमारे अधिकारों के लिए लकीर खींच दे। ऐसे अनेक प्रश्न अनायास ही मन में घिर जाते। किशोर और मनोज दोनों मिलकर माता पिता को समझाते, हमारे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, शान शौकत। अब रही बात मकान की, तो अगर किस्मत में रहेगा तो समय आने पर वह भी हो जाएगा। आखिर मकान हमारे पहुंच में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ और परसों कहीं, जिंदगी ही भागदौड़ है। ऐसे में कर भी क्या सकते हैं।
जैसा भी हो अपना मकान नहीं सही, पर रह तो चैन से रहे हैं। धरती तो आखिर हम सबकी ही माता है, हम जब तक हैं हमारा अधिकार है। आज किसी का इसमें अधिकार है, कल किसी का हो जाएगा, परसों किसी और का। ईंट, गारा और पत्थर से मिट्टी पर बना मकान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाए मकान को छोड़कर हमें भी मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए उस माँ का सम्मान करें कि किराए का घर ही सही, अपने आंचल में हमें कभी दुख तो नहीं होने दिया। इधर माताजी कुछ दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पिता अकेले से महसूस करने लगे। उसे अपने पुराने घर की याद आने लगती, पर क्या करे, चाहकर भी वहाँ जा नहीं सकता। शरीर थक चुका है, जीवन संगिनी साथ छोड़ चुकी है। बेटे अपने कामों में लगे रहते हैं, जैसे तैसे उनके दिन कटने लगे। पहले कम से कम साल में 1-2 बार घंटे 2 घंटे गांव जाकर वहां की माटी को अपने माथे से लगाकर लौट आते। गांव का घर देखरेख के अभाव में जर्ज होकर टूटने लगा था। इधर बलदेव का शरीर जर्ज होना और उधर मकान का चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे। बेटा बहू ना पिता। कुछ दिनों बाद मकान खड़हड़ में तब्दील भी हो गया। यह बात बलदेव के बेटों को पता था, लेकिन पिता की अवस्था को देखते हुए उसे बताना उचित नहीं समझ रहे थे। बलदेव मानो अब टूट सा गया था, खाली विचारों के उतार चढ़ाव में अपने को समेट चुके थे। अंत में असहनीय होने पर अपने सभी परिवार के लोगों को बुलाकर अपने मन की बात रखना चाहा। बलदेव के कहने पर सभी एक जगह एकत्र हुए। बलदेव रुंधे गले से कहने लगे, मेरे प्यारे बेटा बेटी, पोते पोती, मुझे अंतिम समय में अब अपने घर की छाया में सुकून मिलेगा। मुझे वहाँ जाने दो। मेरा मन बहुत दिनों से गांव जाने का हो रहा है। मुझे बेचैनी सी होने लगी है। मुझे यह महल नहीं, अपना छोटा सा आशियाना ही मेरे मन को शांति देगा। मैंने अपने मन की बात कह दी, अब तुम लोग जैसे चाहो। बेटों ने मिलकर कहा, बाबूजी हम आपको गांव छोड़ आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। बुढ़ापे में मरने के लिए पिता को अकेले छोड़ दिया। कुछ रीति रिवाज और धर्म भी हैं जिन्हें निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही बताएं, आखिर गांव के उस घर को बनाकर भी क्या करें, किसके लिए बनाए, बना भी देंगे तो कौन रहेगा। बच्चों ने पिताजी को समझाते हुए कहा, बाबूजी और माँ ने कितने कष्ट सहकर हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी के काबिल बनाया, इतने अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। अब आपको अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत है। आपको तो बच्चों की ज़रूरत है और बच्चों को बाबूजी की। ऐसे में हम लोग एक दूसरे से पास नहीं रहकर दूर दूर रहेंगे तो किसे अच्छा लगेगा। बाबूजी भी बच्चों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और इस समय बच्चे अभी जो कह रहे हैं वह जायज़ भी है। अंत में काफ़ी सोच विचार करने के बाद सभी ने मिलकर फैसला लिया कि हम लोग कुछ दिनों छुट्टी बिताने के लिए बाबूजी के साथ गांव जाकर अपनी यादों को ताज़ा करेंगे। इससे हमारे अंदर उठ रही जिज्ञासा भी शांत होगी। फिर उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। इस बात पर सभी की सहमति बनी। तय अनुसार बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई। बच्चे भी अपने दादा और पिता की जन्मभूमि को देखने के लिए ललायित थे।
बलदेव अपने गांव जाने के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। हर दिन सुबह उठकर कैलेंडर देखकर समय काटता जाता। जैसे जैसे दिन काटता जाता उसका दिन मानो गांव जाने के लिए नज़दीक आता जाता। गांव जाने से पहले गांव में बलदेव के भतीजे को आने की खबर दे दी गई। वह अपने घर में चाचा के परिवार को रहने खाने का उचित व्यवस्था करने में जुट गया। वह अब गांव का सरपंच भी था। जिस दिन गांव जाने के लिए निकले, बलदेव अपने बच्चों का घर छोड़ने के पहले अच्छी तरह से निहारने लगे, मानो उस घर से कुछ कह रहे हों। बच्चे भी कुछ समझ नहीं पाए और पहले की तरह उस घर की मिट्टी को माथे पर लगाकर निकल पड़े, अपनी पैतृक छाया में सुकून पाने। रास्ते भर अपने पोते पोतियों के साथ खूब मस्ती और हंसी मजाक में लगे रहे। गांव पहुंचने पर लोगों ने बलदेव को रुकने का इशारा कर रोक लिया। देखते देखते गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव का सरपंच बलदेव का भतीजा अपने चाचा के परिवार को देखकर काफी खुश हुआ। जैसे ही गाड़ी से बलदेव उतरा, वह अपने गांव की पावन मिट्टी को माथे से लगाता इतना खुश हुआ कि मानो बरसों पहले की खोई हुई कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। बलदेव का भतीजा परिवार के सभी सदस्यों को ससम्मान घर ले गया।